हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। हम लोग PYQ सीरीज स्टार्ट किए हैं फॉर UGC नेट एजुकेशन पेपर 2। जून 2025 का PYQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग दिसंबर 2025 का भी PYQ एक एक करके सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, पेपर 2 एजुकेशन, दिसंबर 2025। Question number 51. Who amongst the following can be associated with the functionalist perspective on education? Option 1, Althusser and Ivan Illich. Option 2, Pierre Bourdieu and Young. Option 3, Durkheim and Parsons. Option 4, Bowles and Gintis and Labov. अब आपको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहले सोचिए, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, राइट? तो आपको ऑप्शन देख के घबराना नहीं है। जब आप फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव अच्छे से पढ़ेंगे और इस थ्योरी रिलेटेड नेम्स आपको याद होगा, ऑटोमेटिकली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर विद इन ए सेकेंड। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बिलोंग्स विथ डार्कहेम एंड पर्सन्स। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव होता क्या है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में एजुकेशन को ऐसे माना गया है कि शिक्षा और एजुकेशन सिस्टम, ये पूरे हमारे सोसाइटी के अंदर जो ऑर्डर चलता है, जो सामाजिक व्यवस्थाएं है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो सोशल इंटीग्रेशन, जो सामाजिक एकीकरण होता है, इंटीग्रेशन, इन सारे चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करता है पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो ये होता है मेन टॉपिक ऑफ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो इस कंसेप्ट को मानते थे डार्कहेम एंड पर्सन्स। अब देखिए, बाकी जो नाम नहीं हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम में UGC क्या करते हैं, नया नया टर्म या फिर नेम इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो शायद इस एग्जाम के साथ सही आंसर नहीं होता है, ऑप्शन में रखते हैं, और उस ऑप्शन को रिलेट करते हुए अगला जो एग्जाम होता है वहां पे डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे अल्थुजर, इवान इलिच, पियर एंड यंग, बोल्स, इन सारे ऑप्शंस में जितने भी नया नया नाम आपको देखने को मिलेगा, सबके बारे में डिटेल पढ़ के रखना है अगले एग्जाम के लिए, है ना। तो हम लोग पहले PYQ सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके इन डिटेल में ये जो अनकॉमन जो नेम आता है या फिर टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं UGC, उस रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अल्थुजर एंड इवान इलिच क्या करते हैं। इन लोग क्रिटिकल और रेडिकल पर्सपेक्टिव को मानते थे। एज पर क्रिटिकल और रेडिकल पर्सपेक्टिव, स्कूलिंग सिस्टम जो हमारा है, विद्यालय का जो सिस्टम है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। कैसे ना, ये एक साधन है, स्कूलिंग सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट और एक साधन है, किस चीज का? सोशल ऑर्डर और आइडियोलॉजी का। सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक नियंत्रण और विचारधारा का एक साधन मात्र है, ऐसा क्रिटिकल और रेडिकल पर्सपेक्टिव का मानना है। देन आते हैं पियर, बोर्डियो एंड यंग। ये दोनों नाम कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में क्या बोला जाता है कि ये टोटली इनइक्वालिटी, जो असमानता हमारे सोसाइटी के अंदर है, उस पे कल्चरल कैपिटल, जो सांस्कृतिक पूंजी हमारे है समाज में, उसको और सोशल रिप्रोडक्शन को फोकस करता है कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। और उसके बाद है बोल्स, जिंटीज एंड लवोव। इन लोगों का नाम मार्क्सिस्ट और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे भी मार्क्सिस्ट और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या मानते हैं कि एजुकेशन कैसे सोसाइटी के अंदर असमानता को रिप्रोड्यूस करते हैं। ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम मतलब इक्वालिटी को प्रिजर्व करता है सोसाइटी के अंदर, पर कन्फ्लिक्ट थ्योरी
इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे एजुकेशन भी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत डिटेल में है, इसको हमको जानना है, हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि यहाँ पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ डार्कहिम एंड पर्सन्स का नाम जुड़ जाता है। आपको मेमोरी ट्रिक के लिए मैं ये इतना कह सकती हूँ कि डी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए DP याद रखिए, D फॉर डार्कहिम, P फॉर पर्सन्स, ठीक है। और एग्जाम में आपको स्ट्रैटेजी यूज करना है, तो वहां पे आपको पहले ही फंक्शनलिस्ट जो जो लोगों का नाम नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। रिमूव ऑप्शंस लिंक्ड विद कन्फ्लिक्ट, क्रिटिकल और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन 3, दैट इज डार्कहिम एंड पर्सन्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। व्हिच कमिटी और कमीशन रिकमेंडेड टू होल्ड सिंगल पब्लिक एग्जाम only after completion of secondary education? Option 1 Mudaliar Commission, Option 2 Verma Commission, Option 3 Kothari Commission, Option 4 Acharya Narendra Dev Committee. Now think carefully and give the correct answer. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मुदालियर कमीशन। क्यों? आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड क्वेश्चन के अंदर जो छुपा हुआ है, वो है सिंगल पब्लिक एग्जाम। सिंगल पब्लिक एग्जाम के बारे में मुदालियर कमीशन 1952-53 में रेकमेंड किए थे, पर इसका 3 मेन रीजन था। क्या क्या रीजंस? पहले तो इवैल्यूएशन सिस्टम में इंटरनल टेस्ट का मार्क्स, इंटरनल स्कूल में जितने भी टेस्ट होता था उसका मार्क्स ऐड नहीं होता था। टोटल ओवरऑल स्कूल एक्सपीरियंस ये भी बच्चों का फाइनल एग्जाम में इवैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता था। पर इन सारे चीज़ों को बोर्ड एग्जाम के अंदर इवैल्यूएशन के तौर पे इंक्लूड करने के लिए बोला गया था विद इन सिंगल पब्लिक एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, ठीक है। दूसरी बात कि बच्चों का जो मार्कशीट होता था वो उसमें मार्क्स मिलता था, ग्रेड नहीं मिलता था। तो ग्रेडिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस करने के लिए ये सिंगल पब्लिक एग्जाम और बोर्ड एग्जाम का रिकमेंडेशन किया गया था। थर्ड, अगर सेकेंडरी एग्जाम के बाद, सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाई करने के बाद अगर एक से अधिक बोर्ड एग्जाम होगा तो वो बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो उसके लिए भी बर्डन कम करने के लिए भी बच्चों को बस 10th स्टैंडर्ड के बाद एक ही बोर्ड एग्जाम होगा, ऐसा रिकमेंड किया गया था मुदालियर कमीशन के द्वारा। वर्मा कमीशन रिलेट करता है टीचर एजुकेशन के साथ। कोठारी कमीशन रिलेट करता है 3 लैंग्वेज फार्मूला के साथ। आचार्य नरेंद्र देवा कमिटी 1951 में सेकेंडरी एजुकेशन को देखभाल करने के लिए रखा गया था। इन सारे कमिटीज में वर्मा, कोठारी और आचार्य नरेंद्र देवा कमिटी कहीं पे भी सिंगल पब्लिक एग्जामिनेशन रिलेटेड एक भी रिकमेंडेशन नहीं था। तो यहाँ पे आंसर तो होगा मुदालियर कमीशन, पर आपको सिंगल एग्जाम, पब्लिक एग्जाम क्या होता है इस रिलेटेड नॉलेज रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। वाइगोत्स्की's concept of private speech refers to number 1 children's self-talk that guide thinking and action. Option 2 internal dialogue that essentially remains without getting vocalized. Option 3 secret peer conversation during group learning activities. Option 4 secret talk with the teacher in order to avoid embarrassment due to over attention of the peer group. अब आपको वाइगोत्स्की का जो प्राइवेट स्पीच है इसका कंसेप्ट होना ज़रूरी है। प्राइवेट स्पीच का मतलब है कि बच्चे जब खुद एक काम करते हुए आप अपने साथ आपस में वो बात करते हैं, खुद के साथ जब बात करते हैं वो होता है प्राइवेट स्पीच। ये आपको इन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स के बीच का जो बच्चे हैं उनको देखने को मिलता है। बच्चे जब किसी भी काम करता है कि बात कर रहे हैं या फिर ब्रशिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अकेले खेल रहे हैं, तो वो बात करते हैं। इसके द्वारा वो खुद का जो थिंकिंग प्रोसेस है और खुद का जो एक्टिविटी है, एक्शन है, उसको रेगुलेट कर पाते हैं। इसी चीज़ को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच बोले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ये आपका करेक्ट
आंसर है चिल्ड्रंस सेल्फ टॉक, खुद के साथ बात करना, दैट गाइड थिंकिंग एंड एक्शन, वो कैसे वो सोचेंगे और कैसे वो काम करते टाइम खुद को रेगुलेट करेंगे, खुद का जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको रेगुलेट करेंगे, खुद का बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे, वो होता है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, ऑप्शन 2 में क्या है, इंटरनल डायलॉग दैट एसेंशियली रिमेन्स विदाउट गेटिंग वोकलाइज्ड। नहीं, प्राइवेट स्पीच प्राइवेट है पर वो ऑडिबल है। बच्चे जब ये प्राइवेट स्पीच यूज करते हैं तब हमको सुनाई देता है कि वो कुछ बोल रहे हैं, खुद के साथ बात कर रहे हैं, वो सुनाई देता है। ऐसा नहीं है कि आपको सुनाई नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि उसमें शब्द नहीं है ना, तो ये वोकल है, विदाउट गेटिंग वोकलाइज्ड ऐसा नहीं है, और इंटरनल डायलॉग भी नहीं है ये। देन ऑप्शन 3 सीक्रेट पीयर कन्वर्सेशन, इसमें कोई सीक्रेट नहीं रहता है, सीक्रेट बात नहीं है, वो ओपनली खुद के साथ बात करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज ऐसा भी नहीं होता है, वो खुद के साथ अकेला रहता है और खुद जो काम करते हैं, काम करते करते बात करते हैं, वो होता है प्राइवेट स्पीच। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है सीक्रेट टॉक विद द टीचर, सीक्रेट टॉक का तो नहीं, बात ही नहीं होता है प्राइवेट स्पीच में, ये प्राइवेट है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सीक्रेट कुछ छुपा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। और ये टीचर के साथ मतलब किसी और के साथ नहीं होता है, प्राइवेट स्पीच अकेले बच्चे खुद के साथ करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्राइवेट स्पीच का मतलब चिल्ड्रन जब सेल्फ टॉक करते हैं टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग एंड बिहेवियर ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एनी टास्क। ठीक है, now next question number 54, as per the guideline of SSA framework of 2011, what is the suggested duration of in-service teacher education annual for a working teacher at elementary level? 10 days, 20 days, 50 hours, 100 hours. This is a memory based question. आपको याद रखना होगा कि सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क 2011 एलिमेंट्री लेवल का जो वर्किंग टीचर है उनके लिए 20 दिन का इन सर्विस ट्रेनिंग की बात यहाँ पे किया गया है। अब ये 20 दिन का जो ट्रेनिंग है इसके अंदर 10 डेज रहता है ब्लॉक लेवल सेंटर पे जाके ट्रेनिंग लेना होता है, और 10 डेज रहता है क्लस्टर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेना होता है। तो 20 डेज का पूरा ट्रेनिंग ईयरली एक एलिमेंट्री टीचर को लेना होगा। अब ये क्यों रखा गया है, ताकि उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली हो सके। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली क्यों होना ज़रूरी है, ताकि जो कंटेम्पररी चीज़ें एजुकेशन के अंदर इंक्लूड हो रहा है, जैसे कि NEP 2020 एक न्यू पॉलिसी लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या क्या है उसका जानकारी, न्यू जो टीचिंग स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस होता है उसके बारे में पता होना, और ये सारी चीज़ों को अपने क्लासरूम में अप्लाई करना। तो इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ज़रूरी है, और ये एलिमेंट्री लेवल का जो वर्किंग टीचर है उनके लिए एनुअली 20 डेज का ऐसे ट्रेनिंग रखा गया है एज पर SSA फ्रेमवर्क 2011। अब क्वेश्चन नंबर 55, अकॉर्डिंग टू रल्फ टायलर्स curriculum development model, the identified general objectives should be refined by filtering them through option 1 philosophy and sociology of school, option 2 schools philosophy and psychology of learning, option 3 psychology and sociology of learning, option 4 psychology and spirituality of learning। यहाँ पे आपको देखना है रल्फ टायलर ने अपना जो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल था वहाँ पे एजुकेशन का जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या बोले थे। दो चीज़ों के बारे में इन्होंने बोले थे कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स को जब हम सिलेक्ट करेंगे उससे पहले हमको 2 पैरामीटर के द्वारा फिल्टर करके उसको सिलेक्ट करना है। वो क्या क्या है, एक तो है स्कूल्स फिलोसफी। स्कूल्स फिलोसफी का मतलब क्या होता है, हर स्कूल का अपना अलग अलग फिलोसफी होता है, हर स्कूल का अपना एक अलग बिलीव सिस्टम होता है, वैल्यू सिस्टम होता है, गोल होता है। उसके साथ पैरिटी रखते हुए आपको एजुकेशन का जनरल ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल ने ऐसा सोचे है, ऐसा एम रखे हैं कि हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे पास आउट होंगे उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट इस तरीके का बिल्डअप करके रखेंगे हम लोग ताकि वो इन फ्यूचर सोसाइटी में काम आए।
ये एक पर्टिकुलर स्कूल का एम है, उसके साथ अलाइन करते हुए आपको एजुकेशन का जनरल ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्ट करना है। ये एक फिल्टरिंग आपको स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी के बेसिस पे करना है। दूसरा है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। हर बच्चा अपने तरीके से वो सीखते हैं, लर्निंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है, एज के अनुसार उसका जो मेंटल एबिलिटी है वो डिफर करता है, उसका वर्क एबिलिटी डिफर करता है, वैल्यू सिस्टम डिफर करता है। तो हर लर्नर का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है लर्निंग के साथ, लर्निंग का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको दिमाग में रखते हुए आपको जनरल एजुकेशन का जनरल ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्ट करना है। ये है रल्फ टेलर्स का करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल में जनरल ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्ट करने का तरीका। यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन 1 में है फिलोसॉफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ स्कूल। सोशियोलॉजी ऑफ स्कूल का यहाँ पे आपको मतलब अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन रखा गया है, फिलोसॉफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल का जो अलग फिलोसॉफी और स्कूल सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है इस रिलेटेड बात बोला गया है, इसीलिए ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ लर्निंग। यहाँ पे बोला गया है कि लर्निंग का साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों को ही ऐड कर दिया गया है, पर स्पेसिफिकली टेलर ने ऐसा नहीं बोले हैं, बस उन्होंने बस स्कूल्स फिलोसॉफी और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का बात किए थे। फिर स्पिरिचुअलिटी ऑफ लर्निंग, इसके स्पिरिचुअलिटी ऑफ लर्निंग के साथ कोई लेना देना नहीं था, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 स्कूल्स फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56, which of the following is not true about errors in measurement? errors in measurement का मतलब आप जब मेजरमेंट करने जाते हैं तब जो ट्रू वैल्यू है उससे अगर आपका लिया हुआ मेजरमेंट डिफर कर जाता है तब उसको एरर्स इन मेजरमेंट कहा जाता है। अब आपको एरर्स इन मेजरमेंट कौन सा नहीं है वो ऑप्शन से एक्सट्रैक्ट करना है, वही होगा आपका आंसर, ठीक है। एरर्स इन मेजरमेंट बहुत टाइप का होता है, यहाँ पे 2 टाइप के बारे में पूछा गया है, एक है चांस एरर और दूसरा है कांस्टेंट एरर। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है चांस एरर और कांस्टेंट एरर सेम नहीं है, ये सही है, दोनों अलग अलग है। चांस एरर का मतलब होता है रैंडम एरर, यानी कि जो अनप्रेडिक्टेबल वे से होता है, इरेगुलर बेसिस पे होता है। आप एक मेजरमेंट ले रहे हैं, वो कभी अप तो कभी डाउन, और वो कब होगा आपको पता नहीं है, ये होता है चांस एरर और रैंडम एरर। और कांस्टेंट एरर ऐसा नहीं है, ये हर टाइम आप जो भी मेजरमेंट लेते हैं उसका साइज और डायरेक्शन सेम रहता है, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 कांस्टेंट एरर्स रेज और लोअर ऑल द स्कोर्स ऑन ए टेस्ट, यस ये भी सही है। कांस्टेंट एरर एक टेस्ट के अंदर जब ऐड होता है तो वो सही डायरेक्शन में सिमिलर वे से ऐड होता है, और जब सब्सट्रैक्ट होता है वो भी सारे स्कोर के साथ सब्सट्रैक्ट होता है, तो ये भी सही ऑप्शन है। थर्ड है कांस्टेंट एरर्स अफेक्ट द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट। अब रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट का मतलब है कि जब आप एक चीज बार बार उसको होते हुए आप देख रहे हैं तभी आप उसको रिलायबल बोलेंगे, तो ये कब होता है, वो होता है कांस्टेंट एरर पे, एक ही चीज एक ही डायरेक्शन में हर बार होगा, वो कांस्टेंट एरर पे होता है, तो ये गलत है। कांस्टेंट एरर रिलायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये चांस एरर के द्वारा अफेक्टेड होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, और ये आपके क्वेश्चन के अनुसार ये सही आंसर हो जाता है। फोर्थ वाला भी एक बार देख लेते हैं, चांस एरर्स आर by definition independent and uncorrelated, यस ये किसी के साथ कोरिलेट नहीं करता है। चांस एरर ये कब होगा किसी को नहीं पता, किसके लिए होता है ये भी नहीं पता रहता है, तो इसीलिए चांस एरर बाय डेफिनेशन इंडिपेंडेंट होता है और किसी के साथ इसका रिलेशन नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कांस्टेंट एरर्स अफेक्ट द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, इट इज नॉट ट्रू इन टर्म्स ऑफ errors in measurement. Now the next question number 57, which statement best distinguishes psychological testing from psychological assessment in practice?
Option 1, testing synthesizes multiple data sources. Assessment in a single standardized instrument. Option 2, assessment synthesizes data from tests, history, and observations to support interpretations. Testing is administering one instrument. Option 3, testing requires theory, assessment is a theoretical. Option 4, assessment excludes standardized test by definition. ये आंसर आप एलिमिनेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है साइकोलॉजिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से अगर स्टार्ट करें, असेसमेंट एक्सक्लूड्स स्टैंडर्डाइज टेस्ट बाय डेफिनेशन, ऐसा नहीं होता है। ऐसे जब हम असेस करते हैं तब हमेशा एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट को इंक्लूड करते हैं। विदाउट स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम किसी को असेस नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ऑप्शन 3, टेस्टिंग रिक्वायर्स थ्योरी, असेसमेंट इज एथियोरिटिकल, ऐसा भी नहीं है। दोनों में, टेस्टिंग एंड असेसमेंट दोनों में आपको थ्योरी का ज़रूरत है, ठीक है। बेस्ड ऑन थ्योरी वी बिल्ड स्टैंडर्डाइज टूल जिसके द्वारा हम टेस्ट करते हैं और एसेस करते हैं। ऑप्शन 2 में बोला जाता है असेसमेंट सिंथेसाइजेस डेटा फ्रॉम टेस्ट, यस, हिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेशंस टू सपोर्ट इंटरप्रिटेशन, यस। ये आंसर सही, ये ऑप्शन सही है, ये आंसर की ओर जा रहा है। कैसे? असेसमेंट क्या करता है कि बहुत सारे टेस्ट यूज करते हुए उसको जो डेटा निकल कर आता है उसको सिंथेसाइज करता है, जोड़ता है। हिस्ट्री को देखते हैं, क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हिस्ट्री क्या है, उसको असेसमेंट करने के लिए उसका हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करते हुए वो इंटरप्रेट करते हैं, ये होता है असेसमेंट। और टेस्टिंग में क्या होता है? टेस्टिंग इज एडमिनिस्टरिंग वन इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट को हम एडमिनिस्टर करते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, वो होता है टेस्टिंग। तो ये सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन 1 भी देख लेते हैं, टेस्टिंग सिंथेसाइजेस मल्टीपल डेटा सोर्सेस। ऐसा नहीं है कि बस मल्टीपल डेटा सोर्सेस ही यूज करते हैं। टेस्टिंग में क्या होता है, एक टूल को यूज किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, मल्टीपल डेटा सोर्सेस यूज नहीं किया जाता है। असेसमेंट इज ए सिंगल स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट, ये गलत है, जस्ट ऑपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे। असेसमेंट पे मल्टीपल डेटा सोर्सेस यूज होता है, बट टेस्टिंग में नहीं, सिंगल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2, असेसमेंट सिंथेसाइजेस डेटा फ्रॉम टेस्ट, हिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेशन टू सपोर्ट इंटरप्रिटेशन, टेस्टिंग इज एडमिनिस्टरिंग वन इंस्ट्रूमेंट, ये हो जाता है आपका आंसर। Question number 58. Which of the following best illustrates the relationship between learning theories and instructional strategies for a large group in a formal setting? Option 1, reciprocal peer tutoring based on Vygotsky's social constructivism. Option 2, mastery learning modules with formative tests based on Bloom's taxonomy. Option 3, programmed learning packages based on Skinner's operant conditioning. Option 4, experiential project work in a small groups based on Kolb's learning cycle. आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है लार्ज ग्रुप इन ए फॉर्मल सेटिंग, इसके लिए किस टाइप का इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी और लर्निंग थ्योरी आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकल peer tutoring based on Vygotsky social constructivism. This is basically for small group, this is not useful for larger group, तो ये नहीं होगा। दूसरा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेसिस पे मास्टरी लर्निंग मॉड्यूल, ये भी स्मॉल ग्रुप के लिए है, ये भी लार्जर ग्रुप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन 3 है प्रोग्राम्ड लर्निंग पैकेज, यस, स्किनर का दिया हुआ ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बनाया गया प्रोग्राम लर्निंग पैकेज, ये लार्ज ग्रुप के लिए फॉर्मल सेटिंग पे आप इंस्ट्रक्शनल इस टाइप का स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, जहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीएनफोर्समेंट यूज होता है, ये मास इंस्ट्रक्शन के लिए आइडियल है। और यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है स्मॉल ग्रुप के लिए, तो ये भी नहीं होगा कोल्ब्स लर्निंग साइकिल। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोग्राम लर्निंग पैकेजेस बेस्ड ऑन स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। Now, next question number 59. Within change management and the cost of quality framework, which of the following combination is correct?
अप्राइजल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरनल फेलियर्स सच एज रीवर्क, स्क्रैप एंड डाउन टाइम। अप्राइजल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अप्राइजल कॉस्ट इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, ऑडिट, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, पर यहाँ पे बोला गया है कि अप्राइजल कॉस्ट मतलब इंटरनल फेलियर ओनली, तो ये इसीलिए गलत हो जाता है। फेलियर कॉस्ट इज इक्वल टू ओनली एक्सटर्नल, एक्सक्लूड वारंटी क्लेम्स एंड और कस्टमर कंप्लेंट्स। ऐसा नहीं है, फेलियर कॉस्ट भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को ही इंक्लूड करते हैं, और वारंटी क्लेम्स और कस्टमर कंप्लेन ये पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, तो ये भी गलत हो जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस बिकॉज इट मेजर्स ओनली क्वालिटेटिव आउटकम। ऐसा है क्या? नहीं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में दोनों ही क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही आउटकम को मेजर किया जाता है, तो ये भी गलत है। फोर्थ नंबर पे है प्रिवेंटेबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन ट्रेनिंग, एरर प्रूफिंग एंड सिस्टम रीडिजाइन। प्रिवेंटेबल कॉस्ट के अंदर क्या होता है? हम प्रिवेंट करते हैं डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उसको प्रिवेंटेबल कॉस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब पहले से हम इन्वेस्ट करके रखे हैं ताकि हमारा एरर कम हो, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है। तो आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ओवर हियर option 4. Now question number 60. The RPW Act 2016 expanded the number of recognized disabilities. RPWD Act यानी कि Revised Persons with Disability Act 2016 कितने नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज को रखे हैं, मतलब कितना था और अभी कितना हुआ है। पहले 7 था, अभी 21 हुआ है। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका अलग से कुछ लॉजिक नहीं है, आपको याद रखना है। तो ये अभी क्या हो गया है? 7 से ये 21 हो गया है, ये आपको जस्ट याद रखना है। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 MCQ सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक, दिसंबर 2025 एजुकेशन पेपर। अगले वीडियो में नेक्स्ट 15 to 20 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। तब तक हमारे साथ रहिए आप लोग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर्मा एजुकेशन। साथ में मिलके हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे और अगले नेट का प्रिपरेशन लेंगे। थैंक यू सो मच।